अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल के 46 वर्ष के बाद आज भी कोसा जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार को पचम्मा के हरिचक स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में गिरिडीह भाजपा कमेटी ने आपातकाल को काला दिवस मनाते हुए काला बिल्ला लगाया और भूतपूर्व पीएम के इस फैसले का विरोध किया। जिला कार्यालय में ही जुटे पार्टी नेताओं व विधायकों ने इस दौरान आपातकाल में जेल गए 5 आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे ने की। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा व पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी भी शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में मनाए गए काला दिवस की शुरुआत नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर की। वहीं मौके पर आपातकाल के दौरान जेल गए पूर्व विधायक सह भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, अपूर्व सिंह, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, आनंद बर्नवाल, विजय अग्रवाल को अंग वस्त्र देकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपातकाल के दौरान जेल गए इन आंदोलनकारियों के कई कार्यकर्ताओं ने पांव छूकर आशीर्वाद भी लिए। सम्मानित होने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए आंदोलनकारी और पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 46 साल पहले देश के साथ जो अत्याचार किया उसे संभवतः कोई भूल सके, क्योंकि आपातकाल के वक्त में सिर्फ हिंसा और एक एक व्यक्ति पर जुल्म हुआ। आपातकाल के उस हालात से गुजरे लोग ही उस बुरे वक्त के जुल्म को बता सकते हैं। इसी बीच काला दिवस कार्यक्रम को जमुआ विधायक केदार हाजरा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा और पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी सहित कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अशोक उपाध्याय, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, संदीप डंगईच, संजीत सिंह पप्पू, प्रकाश दास, संतोष गुप्ता, पीयूष सिन्हा, अनूप सिन्हा, नवनीत सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। के निर्णय के उपरांत स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का काम किया और आपातकाल लगने के बाद देश की जनता के ऊपर में नाना प्रकार के जुल्म ढाए गए। अपने राजनीतिक वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए और सारी तरह की पाबंदियां, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, लोगों के रोजमर्रा के जीवन बाधित करने के लिए आपातकाल लगाए गए। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष की भांति
इस वर्ष भी आपातकाल लगाने के विरोध में आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दुर्दिनों को बताने और उनमें आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के अपने बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मना रही है। आज हम इस निमित्त गिरिडीह मुख्यालय में भी बहुत धूमधाम से हम लोगों ने आज आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए हमारे नेताओं को सम्मानित करने का काम किया और काला दिवस मनाने का काम किया। हम आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से हम मांग करना चाहेंगे, जिस तरह से 75 से 77 तक का जो आपातकाल रहा, काला दिन रहा और जिस तरह के कार्य तत्कालीन सरकार ने की थी उसको पाठ्यक्रम में शामिल करके इस आजादी की दूसरी लड़ाई को पूरी से 46 साल पूर्व 1975 25 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक करियर के लिए, अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए लाखों लोगों को जबरन जेल में बंद कर दिया गया। काला कानून लागू किया गया जिसमें प्रतिपक्ष के नेता जो इस आपातकाल के विरोध कर रहे थे उनको भी जबरन जेल में बंद कर दिया गया। मीडिया, प्रेस आदि पर प्रतिबंध लगाए गए। देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। छात्राओं को बंद कर दिया गया। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, आज देश का एक एक नागरिक इस आपातकाल के विरोध कर रहे हैं। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मंडल से लेकर बूथ स्तर तक काला बिल्ला लगाकर इस आपातकालीन इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के पदनाटाण गांव निवासी अंशु कुमार और चंदन कुमार पिछले 3 दिनों से लापता हैं। दोनों के लापता होने से परिजन काफी परेशान हैं। इसी बीच बिहार के गरही डैम के समीप लापता चंदन का पर्स मिला है, जिसके बाद से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। दोनों लड़के के मामा प्रमोद बर्णवाल ने इसकी लिखित सूचना बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना पुलिस को दी है। अंशु कुमार और चंदन बर्णवाल के परिजनों ने बताया कि दोनों भाई बाइक पर सवार होकर पदनाटाण गांव से डोरंडा के लिए निकले थे। दोनों शाम तक लौट आने की बात कही थी। चंदन बर्णवाल की पत्नी प्रिया देवी ने बताया कि मंगलवार को डोरंडा पैसा लाने गए थे। 2 बजे के बाद दोनों का फोन नहीं लगने लगा। शाम तक जब वे घर नहीं आए तो चिंता होने लगी। इसी बीच बुधवार को बिहार के गरही डैम के पास एक पर्स मिलने की सूचना फोन से मिलने पर मामा प्रमोद बर्णवाल गए और पर्स की पहचान की। दोनों सगे भाइयों के रहस्यमय ढंग से लापता होने को लेकर तीसरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद खैरा थाना और तीसरी थाना दोनों थाना के पुलिस अपने स्तर से खोजबीन कर रही है। इधर तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि परिजनों के आवेदन पर खोजबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस जल्द से जल्द उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है। दोपहर 12 बजे 11 बजे उनके पास किसी का फोन आया, ठीक है। ये कुछ पैसा किसी के पास था, कुछ मतलब लाखों कुछ पैसा था उनके पास। ये इनको फोन किए थे पैसे के लिए कि मेरे को पैसा चाहिए थे, तो वो बोला कि नहीं दूंगा करके, ऐसा बात हुआ है। उसके बाद वो बोले कि नहीं कैसे देगा, मैं आता हूँ। तो बोलता है ठीक है डोरंडा हो। डोरंडा ये लोग निकले भी, पर वहाँ डोरंडा नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए था। ये लोग पहुँचे गढ़ी पहुँचे। वहाँ पे अभी क्या हुआ नहीं जानते। 2 बजे के बाद फोन बंद है। लेना था पैसा देना नहीं था, पैसा लेना था। तो ये मतलब इतना पुलिस आना जा रहे आ रहे, कुछ नहीं वो कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं वो लोग। दोनों कैसे आएंगे फिर? अगर हम लोग किसके पास जाए? पुलिस के पास ही जा सकते हैं ना। एक पुलिस के पास नहीं तो दूसरे रिपोर्टर के पास, और किसी के पास नहीं जा सकते। पर्स उसका तो गए खैरा थाना, तो खैरा थाना बोला तो लड़का बोल कहाँ का है, बोल तीसरी का है। तो बोला तीसरी में केस कीजिए। और जब तीसरी जाते हैं यहाँ केस करने के लिए तो बोलता है जा खैरा में केस कीजिए, क्योंकि वहाँ का मैटर है, वहाँ पर्स मिला, वहाँ सबूत मिला, घटना वहाँ घटा है। हम लोग कहाँ जाए केस करने के लिए पड़ गया है।
बिजली की लचर व्यवस्था व औरा पावर सब स्टेशन को सरिया पावर ग्रिड से जोड़ने, बगोदर बाजार को अलग फीडर से जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के नेतृत्व में शुक्रवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना औरा पावर सब स्टेशन के बाहर दिया गया और सरकार व विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि भाजपा की सरकार के समय 7 पावर सब स्टेशन बनाया गया था ताकि लोगों के घरों में रोशनी हो। हाँ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमने 12/6/2021 को विधिवत चिट्ठी लिखा अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग गिरिडीह और सहायक अभियंता डुमरी प्लस उपायुक्त डीसी को भी चिट्ठी मैंने दिखा गिरिडीह डीसी को। इसके बाद एसडीओ को और डीएसपी को भी चिट्ठी लिखा कि अगर 10 दिन के अंदर अगर इस व्यवस्था को औरा सब स्टेशन को पावर ग्रिड आपका सरिया से जोड़ा जाए और बगोदर सब स्टेशन को भी पावर ग्रिड सरिया से जोड़ा जाए और बगोदर को एक नया फीडर बहाल किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हमने लिखित दिया था कि 10 दिन के अंदर अगर काम आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, अगला रूपरेखा तैयार करेंगे। आज 10 दिन नहीं 12 दिन होकर लगभग हो चुका है, 12-14 दिन। इसके बाद आज हम लोग धरना पर यहाँ बैठल हैं और मेन की बिजली की समस्या का समाधान कैसे हो। जब बिजली के लिए पावर सब स्टेशन का निर्माण हो चुका तो फिर बिजली का कनेक्शन देने में आपत्ति किस बात का? क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है भाई अभी तक? नहीं, हम लोग का सरकार का जो काम था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुबर जी की सरकार में मैंने लड़कर के 4-5 पावर स्टेशन बनवाया, पावर ग्रिड बनवाया। किसके लिए? जनता के लिए, ताकि जनता का घर प्रकाश हो। हम लोग पूर्व विधायक जी के धरना को जो है, हम लोगों को सूचना मिली कि धरना दिए हुए हैं औरा सब स्टेशन को जो है सरिया ग्रिड से जोड़ने के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और चीज़ों को समझे हैं। हम लोग उसको जल्द से जल्द जो है जुड़वाने के लिए सरिया ग्रिड से भाया खमरा जो है हम लोग लाइन को जुड़वाने के लिए समय लिए इन लोग से और प्रशासन से बात करके इसको जल्द से जल्द हम लोग लाइन को जुड़वाने का प्रयास करें। लॉकडाउन के कारण प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि शुक्रवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू से मिले। प्रतिनिधियों ने विधायक से कहा कि लॉकडाउन के कारण प्राइवेट टीचर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। कहा कि अब लॉकडाउन के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है, साथ ही प्राइवेट स्कूल वाले भी काफ़ी परेशान हैं। उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर तत्काल सब खोलना चाहिए, वरना लाखों प्राइवेट ट्यूशन वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के परिवार रोड पर आ जाएंगे, जो सरकार के लिए सर दर्द बनेगा। इस पर सदर विधायक ने 1 जुलाई तक इंतजार करने की बात कही। मौके पर प्रतिनिधि के अध्यक्ष राजेश सिन्हा व सचिव नागेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे जिले के प्राइवेट टीचर और प्राइवेट स्कूल वाले एप्टा संस्था से जुड़े हम सब आपकी समस्या का समाधान के लिए संगठित होकर बातचीत करेंगे। मौके पर शंकर कुमार, मोहम्मद आफ्ताब, विकास तिवारी, सागर कुमार सागर सहित कई लोग मौजूद थे। आज सदर विधायक जी के पास आवास में प्राइवेट जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं वो संस्था मिलने के प्रतिनिधि मिलने के लिए सदर विधायक जी से गए थे और प्रॉब्लम यह है कि लगभग 2 सालों से सभी कोचिंग सेंटर जो प्राइवेट सेंटर है वो बंद है और प्राइवेट स्कूल भी बंद है। उनसे रिलेटेड जितने भी जो रोजगार में थे उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सरकार भी जानती है। हम जनप्रतिनिधि ने रिक्वेस्ट किया है कि सरकार से जल्द सबको खोलने का प्रयास किया जाए। जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि लगभग सभी जो संस्था है वो खुल चुके हैं और सभी अपने अपने रोजगार में लग गए। और जहाँ तक शिक्षा से रिलेटेड है, जो शिक्षित लोग हैं वो कोरोना से कैसे बचाव किया जाता है जानते हैं। तो कोरोना से कैसे बचाव करने का जो उसका है सारा साधन को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर वाले भी बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, मेंटेन करके पढ़ाएंगे, ये कोचिंग सेंटर को पता है। आज राजेश सिन्हा सर के नेतृत्व में हम ऑल प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन के लोग
विधायक जी से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 1 तारीख का आप इंतज़ार कर लो नए गाइडलाइन का, और अगर इसमें कुछ आप लोग के संदर्भ में कुछ अगर सकारात्मक चीज़ें आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने तरफ से पहल करके और इस पर कुछ विचार करूंगा, मतलब इंस्टीट्यूशन खुलवाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि हम लोग के इंस्टीट्यूशन में जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी बड़े बच्चे होते हैं और बहुत समझदार बच्चे होते हैं, और नियर अबाउट 18 ईयर्स के बच्चे हैं, तो लगभग वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे बड़े बच्चों को अब गाइडलाइन के जो कोरोना का गाइडलाइन होता है उसको मैं पालन करवाते हुए मतलब उन लोग को पढ़ाने के लिए हम लोग को आदेश दिया जाए, क्योंकि सारे प्राइवेट ट्यूटर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। पिछले 2 साल से उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी एकदम विवश हो गए हैं, बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि वो इस बिंदु पर गहनता से विचार करे। गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के द्वारा शुक्रवार को सिरसिया में गरीबों के बीच मास्क व राशन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने भाग लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि राशन किट से गरीबों को राहत मिलेगी। उन्होंने आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा गरीबों के बीच राशन किट और मास्क वितरण को सराहनीय कदम बताया। मौके पर समिति के सचिव वासुदेव शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस से गरीब मजदूर, एकल परिवार, विकलांग को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में गूंज नई दिल्ली के सहयोग से संस्था द्वारा राशन किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। मौके पर कार्यक्रम में प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद मुस्तकीम, रविंद्र कुमार, बिलालुद्दीन, सरिता देवी, मंजू देवी, खेमिया देवी, समीना खातून, ललिता देवी, रेशमी देवी, रीना देवी, मंजू देवी, सुमित्रा देवी सहित कई लोग मौजूद थे। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति बोकारो के द्वारा गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आज यहाँ पर गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत सिरसिया में गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया गया है और मास्क का वितरण किया गया है। कोरोना महामारी में सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं, गरीब वर्ग खास करके ज़्यादा त्रस्त है। इस काल में इस तरह से संस्था के द्वारा आगे आकर गरीबों की मदद करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। संस्था के सचिव श्री वासुदेव शर्मा जी के द्वारा आज यहाँ पर सिरसिया में गरीब महिलाओं के बीच राशन किट और मास्क का वितरण किया गया है। बहुत ही सुंदर काम है। जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिरसिया में आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति और गूंज नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में गरीबों के बीच जो दलित है, बिल्कुल पिछड़े हैं, अत्यंत गरीब हैं, वैसे लोगों के बीच गूंज हमेशा सभी लोग को आपदा प्रबंधन के तहत हमेशा सहयोग करने के लिए खड़ा है। और इसी निमित्त आज यहाँ पर हम लोगों ने जो गूंज एक अच्छा संस्था पूरे दिल्ली में पूरे गरीबों को सेवा सत्कार करता है। जहाँ भी बाढ़ आती है, भूकंप आती है और भी तूफान आया, वैसी परिस्थिति में गूंज हमेशा लोगों के साथ खड़ा है और सभी को किसी न किसी रूप में सहयोग करने का काम करती है। और आज इस वैश्विक महामारी के चलते जो घर से बाहर लोग रह रहे थे वो वापस लौटे हैं। उसके घर में 2 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं, रोटी की व्यवस्था नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में गूंज सभी को किट देकर, जिसमें चावल है, दाल है और अन्य भी सामान उसमें दिया गया है, दे के लोगों को 2 टाइम भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। जो गूंज काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है और इसके लिए हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज में एक अच्छी अपना पहचान रखे हुए हैं, हम लोग के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर ये वितरण में जो सहयोग किए हैं, काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है। बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने झारखंड में ई निबंधन पोर्टल चालू करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को सौंपा। उन्होंने मांग की कि ई निबंधन पोर्टल फिर से चालू की जाए।
जिससे जमीन संबंधी अपने संपत्ति का लेखा जोखा लोगों को प्राप्त हो सके। मौके पर उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, अधिवक्ता राजीव कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से, और ये ज्ञापन इसलिए है कि झारखंड में पहले ई निबंधन एक पोर्टल हुआ करता था, और उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी आदमी अपने संपत्ति का विवरण तत्क्षण ले सकता था, और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लेने की प्रोविजंस थे, और आदमी आराम से लेता था। अभी कुछ दिन पहले सरकार के यहाँ से वो जो डिपार्टमेंट है उस पोर्टल से उस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो एक तो इससे जो पारदर्शिता थी अपने संपत्ति को देखने का, समझने का, वो समाप्त हो गया। कॉपी लेना टेढ़ा खीर हो गया। और हम तो ये सीधे सीधे तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं इसकी जांच भी होनी चाहिए। पिछली सरकार ने इसको फ्री कर दिया था, अब आप इसको फ्री नहीं, फीस भी लीजिए, और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं कोई लैंड माफिया का कोई साजिश तो नहीं है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और ये जो पुरानी व्यवस्था है जिसमें ई पोर्टल के माध्यम से लोग अपना सर्टिफाइड कॉपी ले सकते थे, संपत्ति को सर्च कर सकते थे, ये व्यवस्था अविलंब चालू किया जाए, इसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन किया। पचम्मा थाना क्षेत्र के तेलोडी में एक महिला को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता और उसकी मां ने तेलोडी के मोहम्मद इजहार, उसके पिता मोहम्मद कोको, भाई ताज और भाभी पर जहर देकर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार महिला 4 बच्चों की मां है, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है, जिसके बाद से पीड़िता अपने मायके में ही रहती थी। मायके में रहते हुए पीड़िता की पहचान 2 साल पहले तेलोडी के रहने वाले भट्टा मजदूर मोहम्मद इजहार से हुई। पीड़िता ने कहा कि इजहार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया, जिसके बाद महिला ने शादी का दबाव बनाया तो इजहार ने शादी से इनकार कर दिया। जब महिला नहीं मानी तो आरोपी ने घटना की जानकारी अपने परिवार को दी। इसी क्रम में पीड़िता शुक्रवार को इजहार के घर पहुंच गई, जहां उसने इजहार पर शादी का दबाव बनाया, जहां आरोपी इजहार और उसके परिवार के लोगों ने महिला को जबरन जहर दे दिया। जिसके बाद महिला किसी तरह अपने घर पहुंची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम लोगों के नाजायज संबंध था पहले इजहार के साथ। अच्छा। इजहार पहले बहुत मोहतरम करता था। बाद में हम अपने घर पर रहने लगे, फिर बुलाया हमें घर में, अपना घर में, अपने घर में। अच्छा। बुलाया, फिर मेरे घर वाले लोग जान गया कि तरह सिगरेटी रखाया। फिर उससे पूछा, वो मुकरने लगा हम नहीं रखेंगे आपको। तो हम कहे कहाँ जाएंगे, तुम नहीं रखोगे। फिर वो अपने घर बुलाया फोन करके। हम घर गए तो जबरदस्ती दारू जहर पिला दिया। जहर पिला के हम कह रहे थे नहीं चाहिए, जबरदस्ती एक सास था, उसका मम्मी था, उससे भाभी और लड़का आप हेलो जान दे के बेटिया घर में था। हम देखिए घर में रखने का फोन कर को आ गलो यहाँ तेलोटी आ गलो। और तेलोटी एलो तो सपोटा मिल के जहर पिला रखो। लड़का बोला लड़को और बोला के सपोटा मिल के जहर पिला रखो। 4 गोटा मिल के अब गलियो घर हमारा फोन करो को घर गलियो तो देखे कमाड़ी लागल होता। पूछे पुतैया के कि कहाँ हमारे बेटी बाल होते कमड़िया लगा दिलियो। कमाड़ी खोल लियो जाके तो निकाल लियो तो कर देवरा लो बाहर में। कहलिए कहा ऐसा कर ली, बलमनी ना पी ले कहाँ हमारा इजहार ना हो। इजहार पिया के भाग गलो जानले। माइयो पियल को बेटबो हलो और पुतैयो हलो और ससुरियो हलो। फोन पे उसका शादी भी हुआ था यूपी में, तो वहाँ से बुलाया गया यहाँ पर। 2 साल से यहीं पे रह रहा है। लड़का साथ जो है बातचीत करता था, नाजायज संबंध था। हम लोग पंचायत बैठा, जब भी पकड़ा गए लोग दोनों तक पंचायत बैठा, सदर सिक्रेटरी बोला कि ठीक है इसका मामला हल कर देंगे हम। तो लड़का नहीं मानने के लिए तैयार नहीं था वो। अगर ये सुबह फ़ोन किया आज लड़का फ़ोन किया, इसको घर बुलाया, वो अपना घर इजहार, और वहाँ बुला के इसको जहर पिला के और एक रूम में बंद कर दिया था। हम लोग यहाँ से गए घर से, फ़ोन किया ही मेरा बहन,
फ़ोन किया, हम लोग दिए तो देखें एक रूम में बंद, फिर हम लोग निकाल के यहाँ सदर अस्पताल लेते हैं। जिले के बेंगाबाद प्रखंड के महेशमुंडा फिटकोरिया पथ काफी जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग में सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, यह कहना काफी मुश्किल है। महेशमुंडा फिटकोरिया मुख्य मार्ग के दोनों ओर दर्जनों गांव बसे हुए हैं। ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय आने के लिए यही एक मार्ग है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिस कारण सड़क पर चलना काफी मुश्किल हो गया है। बेंगाबाद प्रखंड का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन महेशमुंडा है, जहां तक जाने के लिए यह मात्र एक रास्ता है। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में फिटकोरिया पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि कार्तिक दास ने बताया कि इस सड़क पर वाहन और बाइक के बाद तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल है। स्थानीय ग्रामीण संबंधित विभाग के कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से अविलंब इस सड़क की मरम्मती करवाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस नेता सह पंचायत समिति सदस्य वाहिद खान ने बताया कि इस सड़क की काफी खराब स्थिति हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। वर्षों से लोग सड़क के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। सड़क जो है भंडारी पंचायत, मधवारी पंचायत और बड़कीटार पंचायत का मुख्य मार्ग है बेंगाबाद चतरो जाने के लिए। और यहाँ से किसी का रिश्तेदारी अगर बिहार में है तो बस यही एक साधन है रोड जाने के लिए कि इस रोड में महेशमुंडा से फिटकोरिया मोड़ तक जाने में महज 2 किलोमीटर है और जाना पड़ता है आधा घंटा में। और कई बार हम लोग इसका आवाज़ उठा भी चुके हैं। स्थानीय स्तर पर जो हम लोग का आश्वासन मिलता है और किसी तरह का कोई पहल अभी नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग का दिक्कत है, ये कई बरस से ये रोड आज तक बना नहीं है। और जब बरसात आता है तो हम लोग का एकदम पैदल आना जाना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। गाड़ी घोड़ा बहुत दूर की बात है। जब भी गाड़ी घोड़ा जब आता है तब इसमें ड्राइवर जो है सो बहुत माने एक्टिव ड्राइवर को देह कांप जाता है यहाँ गड्ढा देख करके और मैंने गाड़ी उठाने में। इसलिए आने दिन के समय में यहाँ जो होता है, जो दुर्घटना का मैंने विषय जो बन गया है, ये सरकार से मांग करते हैं कि इस रोड को एकदम या विलम्ब चालू करें यार, बनवाने का कोशिश करें। यही हम लोग जनता आपसे रिक्वेस्ट करके हम लोग मांग करते हैं। आने वाला समय में ये जो है सो या 3-4 वर्ष दिन बीत गया, कितना हम लोग बने आवाज उठाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है अभी तक। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं सरकार से कि इस रोड को बना दिया जाए, ताकि हम लोग जनता यहाँ से बहुत अच्छा तरह से आना जाना मुख्यालय कर सके।